हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ए टू जेड बैच, और ए टू जेड बैच के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे प्रोनाउन। ठीक है, तो प्रोनाउन के अंदर हम लोग ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ चुके हैं, और लास्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रोनाउन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से आगे सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको हमेशा की तरह सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लो। अगर आपने प्रोनाउन की वीडियोस को नहीं देखा तो पहले आप उसको देख लो, क्योंकि जो मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ वो उसी में से है जो मैंने पढ़ा दिया है। तो अगर आप लोगों ने क्लास ही नहीं देखी है और डायरेक्ट अगर आप क्वेश्चन करने के लिए आ जाओगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर आपको ऐसा लगेगा कि मैं बेकार पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसलिए पहले आप एक काम करो, प्रोनाउन की पूरी वीडियोस देख लो। उसके बाद जो इससे पहले वाला जो पार्ट है जिसमें मैंने 20 क्वेश्चन सॉल्व करवाए, पहले आप उसको देख लो। उसके बाद आप आज की क्लास को देखना, और बाकी जो बच्चे लगातार चैनल से जुड़े हुए हैं वो डायरेक्ट देख सकते हैं इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 21 से हमें करना है। और सबसे पहले क्या करना है, जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन क्वेश्चंस को खुद अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो, इन क्वेश्चंस को खुद आपको अटेम्प्ट करना है, और अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में सारे के सारे आंसर्स आपको लिखने हैं। फिर जब मैं सोल्यूशन कराऊंगा तो आप ये मैच करना कि आपके कितने ठीक थे और कितने गलत थे, ताकि आपको ये पता चल सके कि एग्जैक्टली आपको चीज़ें आ रही हैं समझ में या नहीं आ रही है। ठीक है ना, तो एक बार वीडियो को पॉज कर करके आप करते रहना। हर स्लाइड के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, देर इज नन हु कैन हेल्प यू इन दिस क्रूशियल मोमेंट ऑफ योर करियर। देखो, देर इज नन, आपको ये वर्ड याद होगा जब मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन का टॉपिक करवा रहा था प्रोनाउन के अंदर। तो आपको याद होगा कि जब नन की हम बात करते हैं, ठीक है, तो नन के साथ में कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन ना तो हु लगाते ना विच लगाते। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको नन दिखाई दे जाए और नन के साथ अगर आपको रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है तो आप हमेशा क्या लगाते हो, आप लगाते हो दैट। ठीक है, नन बताया था, सुपरलेटिव डिग्री बताया था, द सेम बताया था, द ओनली बताया था, कुछ चीज़ें हैं। अब मैंने कहा ना वीडियोज़ में जाकर देखो, आपको दिख जाएगा, मैंने सारी चीज़ें करवा रखी हैं। तो आपको पता है यहाँ पर एरर क्या है, यहाँ पर आपको नन दिखाई देगा तो नन के साथ में ध्यान रखना रिलेटिव प्रोनाउन कभी भी हो नहीं आता। सॉरी, इसको क्यों काट रहा हूँ मैं, नन के साथ रिलेटिव प्रोनाउन हो नहीं आता। नन के साथ रिलेटिव प्रोनाउन क्या आता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। ठीक है, दैट कैन हेल्प यू इन दिस क्रूशियल मोमेंट ऑफ योर करियर। ठीक है, दिस इज द सेम, देखो द सेम बताया ना मैंने भी कि नन था, एक क्या था, द सेम था, और द ओनली था। ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री जो एडजेक्टिव्स होते हैं इनके साथ कभी भी जो आप रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हो हमेशा क्या लगाते हो, दैट लगाते हो। ये आपको ध्यान रखना है। तो दिस इज द सेम डॉग, ये वही कुत्ता है। विच बाग्ड एट हिम, विच बाग्ड एट हिम नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, दैट बाग्ड एट हिम। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, द सेम आ रहा है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगला, whom ever comes late will not be allowed to mark his presence in register। whom ever comes late, देखो आपको मैंने बताया था एक होता है हु रिलेटिव प्रोनाउन, एक होता है whom। इन दोनों में फर्क क्या है, हु जो होता है ना ये काम करता है एज अ सब्जेक्ट, सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट वर्क करता है ये। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन है लेकिन एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं हम इसको। और whom जो है ये भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन हम इसको कैसे यूज करते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एज एन ऑब्जेक्ट हम इसको यूज करते हैं। अब आप यहाँ पर ये बताओ, whom ever comes late, ये जो कम है, ठीक है, आने का जो काम हो रहा है, ये कम अगर एक वर्ब है तो इस वर्ब के लिए कोई ना कोई सब्जेक्ट भी तो होगा ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि कम यानी कि कौन आने का आ कौन रहा है, तो आप कहोगे ये जो सब्जेक्ट होगा यहाँ पर, इसी के आने की बात हो रही कि whom ever comes late, कि जो भी लेट आएगा विल नॉट बी अलाउड टू मार्क हिज प्रेजेंस इन द रजिस्टर, कि जो भी लेट आएगा ना उसे इस रजिस्टर में उसकी प्रेजेंस नहीं लगाने दी जाएगी। ठीक है, या प्रेजेंस को मार्क नहीं करने दिया जाएगा। तो जो भी लेट आता है यानी कि जो आने वाला है ये सब्जेक्ट ही तो है। तो अगर आपको पता है कि ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की जगह पर whom ever नहीं आता, क्योंकि whom जो है ये तो ऑब्जेक्ट का काम करता है ना। आपको पता है आपको यहाँ पर सब्जेक्ट चाहिए, तो whom ever ना लगाकर आप यहाँ पर क्या लगा दोगे, whoever। ठीक है, whoever, whoever comes late, जो भी लेट आता है will not be allowed to mark his presence in the register। आगे देखते हैं, द ओनली बुक विच यू कैरी इन योर बैग। देखो द ओनली, अभी मैंने क्या बताया था, द ओनली, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको द ओनली। जब भी द ओनली, द सेम या नन या सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तो ऐसे केस में रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं ना। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखो द ओनली बुक विच यू कैरी इन योर बैग इज इन डिमांड नाउ डेज, यहाँ पर द ओनली दिख रहा है। तो रिलेटिव प्रोनाउन की जगह पर यहाँ पर आपको विच नहीं लगाना, यहाँ पर आपको हु नहीं लगाना, बल्कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या लगाना है, यहाँ पर आपको लगाना है दैट। ठीक है, ये सही हो गया, द ओनली बुक दैट यू कैरी इन योर बैग इज इन डिमांड नाउ डेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा ना पहले आप वीडियोस को पॉज कर लो, जितनी भी स्लाइड्स आपको दिख रही हैं आप वीडियो को पॉज कर करके सारे क्वेश्चंस पहले खुद अटेम्प्ट करो। उसके बाद जब मैं सॉल्यूशन कराऊं तो आप देखो कि आपके कितने ठीक है कितने गलत है, ताकि आपको आइडिया रहे एग्जैक्टली कि आप सही कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एवरी ऑफ द 5 चिल्ड्रन, देखो ये जो एवरी होता है ना, ये आपको बता दूं मैं, एवरी जो होता है ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या होता है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव।
डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की खास बात ये होती है कि इसके जस्ट बाद आपको एक नाउन लगाना पड़ता है, वो कंपलसरी होता है, ठीक है। जस्ट बाद में नाउन आएगा, यानी कि ऑफ या ऑफ द ऐसा कुछ नहीं लगेगा, जस्ट इसके बाद नाउन आएगा, जैसे कि एवरी बॉय, है ना। और नाउन भी क्या रहता है, सिंगुलर रहता है, क्योंकि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं उनके डायरेक्ट बाद जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा। ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। तो एवरी बॉय या एवरी गर्ल, ठीक है, या एवरी चाइल्ड, एवरी स्टूडेंट, तो डायरेक्ट एक नाउन लगाना है आपको, और नाउन कैसा लगेगा, सिंगुलर लगेगा। हो सकता है वो नाउन काउंटेबल हो सकता है वो नाउन अनकाउंटेबल हो, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एवरीथिंग भी बोलते हैं ना हम लोग कई बार, एवरीथिंग, तो सारी चीजें मतलब इसके बाद जो नाउन है वो सिंगुलर रहेगा। तो मैंने क्या बताया, एवरी क्या है, एक एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इसके डायरेक्ट बाद नाउन आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ऑफ द, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, एवरी ऑफ द नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि ना एक काम करो, इस ऑफ द को रहने दो और इस एवरी को चेंज कर दो, ठीक है। आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इस ऑफ द को हटाओ और सीधा ऑफ द 5 को हटाओ और सीधा क्या लिखो, एवरी चिल्ड्रन, ठीक हो जाएगा ना फिर। और लेकिन फिर चिल्ड्रन को आपको चाइल्ड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया आपको कि एवरी एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है और इसके बाद जो नाउन आएगा वो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो एवरी चाइल्ड करोगे आप यहाँ पर, ठीक है। एवरी चाइल्ड स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ दिस रूम इज डेक्स्टरस इन पेंटिंग। डेक्स्टरस का मतलब क्या होता है, कुशल, जिसको आप बोलते हो स्किलफुल, ठीक है। तो या तो आप एक काम करो, ऑफ द 5 को हटाओ और इस चाइल्ड चिल्ड्रन को चाइल्ड कर दो, या फिर मैं आपसे कहता हूँ ना कि मुझे इन सब में चेंज ना करके ना, इतना चेंज ना करके मुझे सिर्फ एक चेंज करना है। तो आप एक काम करो, इस एवरी की जगह पर आपको पता है आप क्या लगा सकते हो, ईच लगा सकते हो, क्योंकि दोनों की मीनिंग लगभग एक जैसी आती है ना। क्योंकि बोलने का मतलब क्या है, ईच ऑफ द 5 चिल्ड्रन, मतलब पांचों बच्चों में से प्रत्येक बच्चा जो है ना, जो कॉर्नर में खड़ा है, वो क्या है, अपने आप में पेंटिंग में एक्सपर्ट है। समझ में आ रही है मेरी बात सभी को, ठीक है। तो या तो आप क्या कर दो, एवरी की जगह पर ईच लगा दो, क्योंकि ईच आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, जिसके बाद में ऑफ द आ सकता है, डायरेक्ट नाउन नहीं आता, ठीक है। डायरेक्ट नाउन आ भी सकता है, क्योंकि ईच जो है असल में, देखो ईच जो है ना असल में, ये अपने आप में डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का भी काम करता है और अपने आप में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का भी काम करता है, ठीक है। यानी कि आप इसके बाद डायरेक्ट नाउन लगा भी सकते हो और आप डायरेक्ट नाउन नहीं भी लगा सकते हो, फर्क नहीं पड़ता लगाओ या ना लगाओ, ठीक है। बस वो बदल जाएगा, अगर नाउन है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाएगा, और अगर नाउन नहीं है तो वो क्या बन जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन जाएगा। तो या तो आप यहाँ पर ईच लगा दो, ईच ऑफ द 5 चिल्ड्रन, या तो आपको क्या करना मैंने बताया, एवरी को एवरी रहने दो और इस ऑफ द 5 को हटा दो और चिल्ड्रन को क्या कर दो, चाइल्ड कर दो। दोनों ही तरीके से आप ठीक कर दोगे, ठीक है। एवरी चाइल्ड स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द रूम इज डेक्स्टरस इन पेंटिंग, या फिर एवरी या फिर ईच ऑफ द 5 चिल्ड्रन, दोनों में से कुछ भी लगा दो। अगला, he asked for permission, उसने परमिशन मांगी, asked for का मतलब मांगना, he asked for permission to go out, बाहर जाने की परमिशन मांगी, but his father did not give, लेकिन उसके पिताजी ने नहीं दिया। अब आपको नहीं लग रहा कि सेंटेंस अधूरा सा है, उसके पिताजी ने नहीं दिया, आपने वर्ब को खाली छोड़ दिया। अगर उसके पिताजी ने नहीं दिया तो आप मुझे बताओ क्या इसकी सेंस कंप्लीट हो पा रही है, नहीं हो पा रही ना, क्योंकि आगे आपको एक ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, जिस चीज को देने की बात हो रही है वो चीज आप लगाओगे ना यहाँ पर, कि ही आस्क्ड फॉर परमिशन, उसने परमिशन मांगी, टू गो आउट, बाहर जाने की, बट हिज फादर डिड नॉट गिव, उसके पिताजी ने नहीं दिया। तो यहाँ पर एक सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या नहीं दिया, ठीक है। तो उसके लिए आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना पड़ेगा, और कंप्लीट करने के लिए मैंने आपको बताया था जो इट होता है ना, वो एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम करता है। तो आप यहाँ पर क्या लगा दोगे, इट लगा दोगे, ठीक है। क्योंकि ये जो इट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस परमिशन को रिप्रेजेंट करेगा, कि उसने परमिशन मांगी लेकिन उसके पिताजी ने, हिज फादर डिड नॉट गिव इट। अब इट का मतलब क्या है, पिताजी ने क्या नहीं दिया। अब आपको क्लियर होगा कि इट का मतलब क्या है, परमिशन है। तो यहाँ पर आपको इट लगाना पड़ेगा, आप इसे खाली नहीं छोड़ सकते, वरना इसकी सैकड़ों मीनिंग निकल जाएगी। हिज फादर डिड नॉट गिव व्हाट, डिड नॉट गिव हिम प्रॉपर्टी, डिड नॉट गिव हिम शूज, डिड नॉट गिव हिम मनी, मतलब कुछ भी मीनिंग आ सकती है। तो इसलिए आप यहाँ पर एक इट लगा दो, क्योंकि इट लगाने का मतलब आपने क्लियर कर दिया कि जो इट है वो परमिशन के लिए लगा रखा है हमने, ठीक है। अगला, यू एंड माई सेल्फ विल प्रिपेयर टुगेदर, कि तुम और मैं एक साथ प्रिपेयर करेंगे फॉर द एग्जामिनेशन। आपको मैंने बताया था ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है जो सेल्फ से बनता है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, है ना, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, ये कभी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं होता, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आप इसको सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि आप ये नहीं बोल सकते यू एंड माई सेल्फ, आप इसकी जगह पर क्या बोलोगे, यू एंड आई, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। यू एंड आई, यू एंड आई विल प्रिपेयर टुगेदर फॉर द एग्जामिनेशन। तो माई सेल्फ कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। आप ये मैंने बताया था ना, एक एग्जांपल दिया था कि जैसे आप कभी कभी लोग यूज करते हैं कॉन्वर्सेशन में, लोग बोल देते हैं हेलो माई सेल्फ मिस्टर नीरज, तो वो गलत बोलते हैं, क्योंकि माई सेल्फ, योर सेल्फ, ये जो जितने भी सेल्फ या सेल्फ्स वाले हैं इनको आप एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, ये तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, या तो रिफ्लेक्सिव है तो एम्फेटिक है। जाके प्रीवियस वीडियोस में देखो, मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि कब हम इसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं और कब हम इसको एम्फेटिक कहते हैं, ठीक है। तो क्या कर देंगे, यू एंड आई विल प्रिपेयर टुगेदर फॉर द एग्जामिनेशन, क्योंकि सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा है तो। अगर नहीं देखा तो जाओ पहले उस वीडियो को देखो,
उसके बाद आप यहाँ पे आओ। मैं प्रोनाउन की ऑलरेडी 7 क्लासेस जो आपको पढ़ा चुका हूँ, आपको पता है, तो पहले आप वो देख लो एक बार, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, और पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप पॉज करके क्वेश्चंस को खुद ट्राई करोगे, ठीक है। चलो पढ़ते हैं, देखो। यू से, तुम कहते हो इट्स योर प्रॉब्लम, तुम कहते हो कि तुम्हारी प्रॉब्लम है, बट आई से, लेकिन मैं कहता हूं इट्स माई ऑल्सो। देखो ये माई क्या है, आप बताओ ये माई क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं माई क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो आप कहोगे सर ये तो पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है ये? पजेसिव एडजेक्टिव। और पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में ये भी चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इसके लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्या है या नेसेसरी क्या है, कि इसके जस्ट बाद एक नाउन का होना कंपलसरी है। जितने भी पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, जैसे कि माय, योर, हिज, हर, देयर या फिर आर, इनके जस्ट बाद एक नाउन का लगना क्या होता है, कंपलसरी होता है। अगर आप नाउन नहीं लगाओगे तो इसकी मीनिंग नहीं आएगी, सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मैं करता हूं अभी कॉल बैक, ठीक है। हेलो, करता हूं अभी कॉल बैक करता हूं। हाँ आगे देखो। यू से इट्स योर प्रॉब्लम बट आई से इट्स माई, तो आपको पता है जो माई है ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, तो आप इसको अकेला नहीं छोड़ सकते, इसके बाद आपको एक नाउन लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर तो कोई नाउन नहीं है, देखो नहीं है ना, कि यू से इट्स योर प्रॉब्लम बट आई से इट्स माई, तो माई के बाद एक नाउन चाहिए आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप इस माई को हटाकर, मैंने आपको क्या बताया था, माई की जगह पर आप क्या लगा सकते हो, माइन लगा सकते हो ना, क्योंकि माइन क्या होता है, माइन का मतलब होता है माई प्लस नाउन, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर अलग से नाउन नहीं दे रखा, तो आप क्या कर दोगे, माई को हटाकर यहाँ पर क्या लगा दोगे, माइन लगा दोगे, ठीक है। कि यू से इट्स योर प्रॉब्लम बट आई से इट्स माइन ऑल्सो, तो माइन लगाने के बाद आपको अलग से नाउन लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माइन के अंदर माई और नाउन ऑलरेडी क्या होता है, दोनों के दोनों इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लगा दो, माइन लगा दो, ठीक है। ये चीजें मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। द होटल्स ऑफ पटना आर मोर लग्जूरियस देन रांची, कि पटना के जो होटल्स है ना, आर मोर लग्जूरियस देन रांची। अच्छा, देन के बाद क्या लिखा है, रांची लिखा है, यानी कि कंपैरिजन किससे हो रहा है, रांची से हो रहा है। चलो कंपैरिजन रांची से हो रहा है, लेकिन कंपैरिजन हो किस चीज का रहा है, कंपैरिजन होटल्स का हो रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो दो एक जैसी चीजों को कंपेयर करोगे, होटल को होटल से करोगे, सिटी को सिटी से करोगे, वेदर को वेदर से करोगे, कार को कार से करोगे, मैगजीन को मैगजीन से करोगे, आर्टिकल को आर्टिकल से करोगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप होटल की तुलना सिटी से कर दो या फिर वेदर की तुलना सिटी से कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया था हमेशा दो एक जैसी चीजें, यानी कि जो सिमिलर चीजें होती हैं उन्हीं को कंपेयर किया जाता है ना, कि द होटल्स ऑफ पटना आर मोर लग्जूरियस। अब बताओ मुझे कि लग्जूरियस क्या है, लग्जूरियस पटना है या पटना के होटल्स हैं, तो लग्जूरियस क्या है, पटना के होटल्स हैं, यानी कि कंपेयर आप किसको कर रहे हो, होटल्स को कर रहे हो। तो अगर आप होटल्स को कंपेयर कर रहे हो तो यहाँ पर देन के डायरेक्ट बाद रांची तो नहीं आएगा ना, देन के बाद ऐसा कुछ आएगा जिसको आप कंपेयर कर सको इजीली, है ना, होटल से। तो मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे केस में क्या होता है, अगर यहाँ वाला नाउन प्लूरल होता है तो देन के बाद आपको क्या लगा देना होता है, अगर आपको याद हो मैंने बता रखा दोज ऑफ, क्या लगा देना होता है, दोज ऑफ। अभी सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया, द होटल्स ऑफ पटना आर मोर लग्जूरियस देन दोज ऑफ रांची। अब यहाँ पर इस दोज ऑफ का मतलब क्या है, इस दोज ऑफ का मतलब है होटल्स, ठीक है, इस दोज ऑफ का मतलब क्या है, होटल्स। तो क्या बन गया, द होटल्स ऑफ पटना आर मोर लग्जूरियस देन दोज ऑफ रांची। और अगर यहाँ वाला नाउन मान लो सिंगुलर होता, अगर यहाँ वाला नाउन क्या होता है, सिंगुलर, तो फिर यहाँ पर क्या लगाता, देन के बाद यहाँ पर मैं लगाता दैट ऑफ, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और प्रीवियस वीडियोस आप लोगों ने देख ली होंगी, ठीक है। अगला भी सेम है, द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दिस मैगजीन, कि इस मैगजीन में जो छपने वाले आर्टिकल्स हैं आर बेटर, वो बेटर है। देखो कंपैरिजन हो गया, क्योंकि गुड बेटर बेस्ट, गुड क्या है पॉजिटिव डिग्री, बेटर क्या है कंपैरेटिव डिग्री, आर बेटर देन दैट मैगजीन। यहाँ पर देन के बाद क्या लिखा हुआ है, दैट मैगजीन, यानी कि आप मैगजीन से कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि देन के डायरेक्ट बाद तो दैट मैगजीन है ना, यानी कि आप मैगजीन को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, सॉरी मैगजीन से कंपेयर कर रहे हो। लेकिन यहां पर देखना जरा आप किसको कंपेयर कर रहे हो, द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दिस मैगजीन आर बेटर। तो बेटर क्या है, बेटर ये मैगजीन है या बेटर ये आर्टिकल्स है, तो आप कहोगे सर बेटर तो ये आर्टिकल्स है ना, क्योंकि बात तो आर्टिकल्स की कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पर आर्टिकल्स को कंपेयर कर रहा हूँ तो कंपेयर मैं आर्टिकल से ही करूंगा, यहाँ पर मैं मैगजीन से कंपेयर नहीं करूंगा। तो फिर देखो यहाँ वाली चीज प्लूरल है ना, तो आप क्या करोगे, देन के बाद क्या कर दोगे, दोज, और यहाँ पर ऑफ ना लगाकर इन लगाओगे, क्योंकि यहाँ पर जो प्रीपोजिशन है वो डिपेंड करता है यहाँ वाले प्रीपोजिशन पे। जैसे यहाँ पर तो ऑफ था तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दोज ऑफ, लेकिन यहाँ पर दोज के साथ क्या लिख रहा हूँ, इन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इन। तो द आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन दिस मैगजीन आर बेटर देन दोज इन दैट मैगजीन। अभी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आपने आर्टिकल्स को आर्टिकल से कंपेयर किया, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून, प्रिंसिपल ने प्यून को ऑर्डर किया टू लेट द बॉयज एंड आई
गो इन। देखो मैंने बताया था लेट के बाद, अगर आपको याद हो, लेट के बाद हमेशा क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। प्रोनाउन का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है ना, जैसे लिखते हैं ना आई माई मी, तो मी हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केस, हिम हो गया ऑब्जेक्टिव केस, हर हो गया ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, देम, अस, ये ऑब्जेक्टिव केस होते हैं सारे। तो देखो लेट द बॉयज, अब आपको पता है बॉयज तो एक नाउन है, ये अपने आप में सब्जेक्टिव भी है और अपने आप में ऑब्जेक्टिव, क्योंकि नाउन अपने आप में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होता है। लेकिन ये जो आई लिखा है ये तो प्रोनाउन है ना, और आपको पता है ये नॉमिनेटिव केस है, नॉमिनेटिव कह लो या सब्जेक्टिव कह लो, जबकि लेट के बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। तो आई नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, मी आएगा, ठीक है। लेट द बॉयज एंड मी गो इन, क्योंकि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, जैसे बोलते हैं लेट मी टॉक टू यू, या लेट मी सी, है ना, या लेट मी डू इट, तो हमेशा क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। शी वॉज मोर गैरुलस देन आइदर ऑफ हर 3 सिस्टर्स। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि जो आइदर होता है ये हम लगाते हैं जब हम दो की बात कर रहे हो और दो में से एक की बात कर रहे हो, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि दो लड़के हैं और दोनों में से एक जाएगा, तो ऐसे केस में क्या लगाते हैं, आइदर। आइदर का मतलब होता है दो में से एक, लेकिन यहाँ पर तो देखो 3 की बात हो रही है, तो आपको पता गलती तो है इस वाले पार्ट के अंदर। शी वॉज मोर गैरुलस देन आइदर ऑफ हर 3 सिस्टर्स, या तो आप इस 3 को क्या कर दो, 2 कर दो, ठीक है, तो यहाँ पर ठीक हो जाएगा ना ये, आप इस 3 को क्या कर दो, 2 कर दो। या फिर अगर आप नंबर नहीं भी लिखते, देखो 2 से ज्यादा मत लिखना, 2 लिख सकते हो या 2 नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं लिख सकते, क्योंकि आइदर लगने का मतलब अंडरस्टूड है कि वहां पर 2 की बात हो रही है। तो शी वॉज मोर गैरुलस देन आइदर ऑफ हर सिस्टर्स, या फिर शी वॉज मोर गैरुलस देन आइदर ऑफ हर 2 सिस्टर्स। तो 2 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 से ज्यादा मत लिखो, ठीक है, क्योंकि आइदर को हम यूज करते हैं 2 के लिए, जब 2 में से एक की बात हो रही है। अनलेस 2 और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू हिम ज्वाइनिंग द क्लब। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि जो आपका जेरेंड होता है, ठीक है, V1 प्लस ING, जो आपका जेरेंड होता है, जब ये जेरेंड का काम करता है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जेरेंड के पहले ना तो सब्जेक्टिव केस लगाते और ना ही ऑब्जेक्टिव केस लगाते, हमेशा क्या लगाते हैं, पॉजेसिव केस लगाते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बता रखा है प्रीवियस वीडियोस के अंदर कि जेरेंड से पहले ना तो सब्जेक्टिव केस ना ही ऑब्जेक्टिव केस, हमेशा क्या लगाते हैं, पॉजेसिव केस। तो देखो अनलेस 2 और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू हिम ज्वाइनिंग द क्लब, ये जेरेंड आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो जेरेंड से पहले यहाँ पर क्या लगा रखा है, हिम। आपको पता है हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ही, हिज, हिम, तो हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव है। तो आपको पता है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, सब्जेक्टिव नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, पॉजेसिव। तो इस हिम की जगह पर आप क्या लिख दोगे, हिज, ये बन गया। अनलेस 2 और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू हिज ज्वाइनिंग द क्लब वी शैल हैव टू एक्सेप्ट हिज एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप, ठीक है। आगे देखते हैं। ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन, मैंने बताया था बिटवीन के बाद, जैसे लेट के बाद बताया था ना कि ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं, ऐसे बिटवीन के बाद भी बता रखा कि हमेशा क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। तो देखो यू तो ऑब्जेक्टिव केस है, आपको पता ना, यू, योर, यू ऑब्जेक्टिव केस है ना, यू सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी है, तो हमने इसको ऑब्जेक्टिव मान लिया, ठीक है। तो बिटवीन यू एंड आई नहीं होगा, बिटवीन यू एंड क्या होगा, मी होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। तो बिटवीन यू एंड मी, और मैंने बताया था बिटवीन का पेयर किससे बनता है, एंड से बनता है। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, जैसे कि एग्जाम में ऐसा लिखा आ जाएगा कि यू कैन मीट द डॉक्टर बिटवीन 5 PM टू 10 PM, ऐसा लिखा आ जाएगा एग्जाम में। और कई बार बच्चों को लगता है बिल्कुल ठीक तो है भाई, 5 बजे से 10 बजे के बीच में मिल सकते हैं, तो 5 to 10, क्योंकि 2 की तो आदत होगी लोगों को जोड़ने की। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, अगर यहाँ पर बिटवीन आ रहा है तो बिटवीन का पेयर 2 से नहीं बनता, बिटवीन का पेयर किससे बनता है, एंड से बनता है। ये ध्यान रखना कि यू कैन मीट द डॉक्टर बिटवीन 5 PM एंड 10 PM। हाँ, 2 का जो पेयर है वो फ्रॉम से बनता है। अगर आप इसको ऐसे लिखते ना कि यू कैन मीट द डॉक्टर फ्रॉम 5 PM टू 10 PM, अगर यहाँ पर आप फ्रॉम लगा रहे हो बिटवीन की जगह पर, फिर आगे 2 आएगा, अब आगे एंड नहीं आएगा, आगे क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि फ्रॉम का 2 से पेयर बनता है, ठीक है। तो ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड मी, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ध्यान रखना। इट इज नॉट आई, आपको याद होगा जब यहाँ पर इट होता है, ठीक है, और इट के बाद क्या होता है, इज होता है या वॉज होता है, तो मैंने आपको बताया था इसके आगे, जैसे इट है और इज है, तो इसके आगे अगर एक और प्रोनाउन हो तो ध्यान रखना ये हमेशा किस में होता है, नॉमिनेटिव केस में होता है। तो बिल्कुल ठीक है, इट इज नॉट आई। अगर ऐसा दिया होता इट इज नॉट मी, तो अब ये गलत हो जाता, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता, जबकि लोग धड़ल्ले से यूज करते हैं इट इज नॉट मी या फिर इट इज मी, हे इट इज मी बोलते हैं ना लोग, लेकिन गलत है वो, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, इट इज आई। जब ऐसा आपको दिख जाए ना फॉर्मेशन कि यहाँ पर इट हो और इट के बाद ये क्या हो, इज हो या फिर वॉज हो, तो यहाँ पर अगर एक दूसरा प्रोनाउन भी आ जाए तो वो किस में होगा, हमेशा नॉमिनेटिव केस में। तो इट इज नॉट आई हु इज। अब मैंने क्या बताया था, ये देखो रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, अपने से आगे वाले को और अपने से पीछे वाले को रिलेट करता है। तो अगर यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है तो किस किस को कनेक्ट कर रहा है, आई को और इस इज को, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि आई के साथ तो इज नहीं आता भाई, ये जो हु है ये इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है ना, आगे और पीछे वाले को। तो हु जो है अगर इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है तो आपको पता है कि आई के साथ इज नहीं आता,
आई के साथ क्या आता है, आई के साथ क्या आता है, एम आता है, ठीक है। तो इट इज नॉट आई हु इज गोइंग टू, नहीं इट क्या होगा, इट इज नॉट आई हु एम गोइंग टू हेल्प हर, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। आई शैल अवेल ऑफ, मैंने क्या बताया था, जहां पर भी आपको अवेल ऑफ दिख जाए याद रखना है, तो हमेशा इनके बीच में क्या आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, ध्यान रखना है। जहां पर भी आपको क्या दिख जाए अवेल ऑफ, तो वहां पर आपको हमेशा क्या करना होता है, अवेल और ऑफ के बीच में जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, और वो किसके अकॉर्डिंग आता है, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई। अब मैं आपसे पूछूं अगर कि आई का रिफ्लेक्सिव क्या होता है, तो आप कहोगे आई का रिफ्लेक्सिव क्या होता है, माई सेल्फ। तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे, आई शैल अवेल माई सेल्फ, ये बन जाएगा, आई शैल अवेल माई सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर, ठीक है। पुट यू इन माई पोजिशन एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन माई प्रोफेशन। जैसे हम किसी को बोलते हैं ना कि बेटा अपने आप को मेरी जगह पर रख के देखो, या अपने आप को मेरी जगह रख के देखो, तो मैं समझ में आ जाएगा कि मैं कितनी परेशानियों का सामना करता हूँ, ठीक है। तो क्या बोलते हैं हम कि अपने आप को, अपने आप को, और मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसी फीलिंग आए, ऐसा साउंड आए, अपने आप को या खुद को या खुद से, जब भी ऐसा सिमिलर साउंड करे तो हमेशा उसका मतलब होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो पुट यू नहीं, पुट योर सेल्फ, ठीक है, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं, अपने आप को रखो, ठीक है, यानी कि काम भी तुम करो और करो भी अपने ऊपर ही। इस चीज को समझो, मैंने क्या बताया था आपको, अगर आपको याद हो, कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम ही पर्सन हो, यानी कि जो काम को कर रहा है वो खुद ही रिसीव कर रहा है, यानी कि वर्ब क्या हो रहा है, रिफ्लेक्स हो रहा है। भाई वर्ब जो है ना मुड़कर उसी के ऊपर आ रहा है, ठीक है। जैसे आपने बोला कि उसने अपनी उंगली जला ली, या फिर उसने अपने आप को चोट पहुंचा ली, तो चोट भी उसी ने पहुंचाई और खुद को ही पहुंचाई, यानी कि काम किया भी उसने और रिसीव भी उसने किया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो वर्ब है यानी कि जो काम है वो रिफ्लेक्स हो रहा है। तो ऐसे केस में अपन क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं ना, हम क्या बोलते हैं, ही हर्ट हिमसेल्फ, हिमसेल्फ लगाया ना हमने, क्यों, क्योंकि यहाँ पर काम क्या हुआ, रिफ्लेक्स हुआ है। तो यहाँ पर भी तो काम रिफ्लेक्स हो रहा है कि अपने आप को मेरी पोजीशन में रखो, रखोगे कौन, तुम, किसको रखोगे, अपने आप को, तो काम रिफ्लेक्स हो रहा है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। तो यहाँ पर क्या बोलोगे, पुट यू नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे, पुट योरसेल्फ, पुट योरसेल्फ इन माय पोजीशन। कहाँ गया, हाँ यहाँ पर आप क्या बोलोगे, पुट योरसेल्फ in my position and you will realize the problems faced in my profession, ठीक है। आगे देखते हैं, each of them has an, अब देखो आपको पता है जब each के बाद क्या लगाते हैं, of the, of these, of them, ठीक है। तो आगे वाली सारी चीजें क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। सारी चीजों का मतलब है हेल्पिंग वर्ब या प्रोनाउन या एडजेक्टिव, ये चीजें मैंने डिस्कस कर रखी हैं। तो चलो ये तो सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है। ईच ऑफ देम हैज टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो करती ना गलती, यहाँ पर सिंगुलर है लेकिन ये जो आपका देयर है ये क्या है, ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो ये भी सिंगुलर होना चाहिए। तो आपको पता है सिंगुलर के लिए अपन क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे। अब आप कहोगे सर आपने हिज क्यों लगाया, हर भी तो सिंगुलर है। तो मैंने क्या कहा, क्या आपको जेंडर क्लियर हो रहा है यहाँ से, अगर मैं बोल रहा हूँ ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक, तो क्या आपको ये पता है कि मैं किन की बात कर रहा हूँ, मेल की बात कर रहा हूँ, फीमेल की बात कर रहा हूँ, तो आप कहोगे सर नहीं पता। तो जब भी मैंने आपको बता रखा है ना कि जब भी जेंडर की क्लियरिटी ना हो तो हमेशा हम उसको क्या मान के चलते हैं, मैस्कुलाइन मान के चलते हैं, और ऐसे केस में हमेशा क्या लगा देते हैं, हिज लगा देते हैं। तो ईच ऑफ देम हैज टू अंडरस्टैंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना कि देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। वी आर प्राउड टू अनाउंस, हमें बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है, दैट एवरी वन ऑफ अस, एवरी वन ऑफ अस, अब देखो वही वाली बात कि एवरी वन के बाद क्या आ गया, ऑफ अस, जैसे यहाँ पर था ना ऑफ देम, ऐसी ऑफ अस है ना, या फिर जब भी आपको दिख जाए ना ऑफ देम या ऑफ यू या ऑफ अस, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करना होता है, ऑफ देम, ऑफ अस, ऑफ यू, ठीक है। इसके बाद ये तो चलो प्लूरल हो ही गया ना, लेकिन इसके बाद जो चीजें होती हैं वो सारी चीजें क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। जैसे वन ऑफ द, वन ऑफ दीज, वन ऑफ दोज, वन ऑफ देम, वन ऑफ यू, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ये चीजें मैंने डिस्कस कर रखी हैं कि ये तो प्लूरल है, यानी कि वन ऑफ के बाद या वन ऑफ द के बाद, वन ऑफ दीज के बाद, वन ऑफ दोज के बाद जो नाउन आता है वो तो प्लूरल आता है, लेकिन बाकी जो चीजें हैं, हेल्पिंग वर्ब हो गया या वर्ब हो गया या एडजेक्टिव हो गया, वो सब सिंगुलर होना चाहिए। तो देखो ये तो प्लूरल है, एवरी वन ऑफ अस प्लूरल है ना, लेकिन आगे की जो चीजें वो क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। तो यहाँ पर हैव की जगह पर क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। एवरी वन ऑफ अस हैज अर्न्ड अ गुड नेम। अगला, हियर इज द मेन, हियर इज द मैन whom I think has committed the crime। देखो हियर इज द मैन, ये देखो द मैन, ये आपका हो गया S1, S1 का मतलब हो गया सब्जेक्ट 1, ठीक है। whom I think, ये जो I है ये क्या आपका S2 यानी कि सब्जेक्ट 2। think, ये think किसका वर्ब है, I का वर्ब है ना, तो इसको हम बोलते हैं V2, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं, V2 का मतलब इस वाले सब्जेक्ट का है ना, इसलिए V2, क्योंकि S2 है इसलिए हमने इसको बोल दिया V2। चलो ठीक है। हैज कमिटेड, ये कमिट किसने किया, कमिट मैंने किया, कमिट इस आदमी ने किया, तो आपको सर कमिट तो इसने किया है, यानी कि जो हैज है इसको हम बोलेंगे V1। क्यों V1, क्यों, क्योंकि S1 से रिलेटेड है तो इसको हमने बोल दिया V1। इसको भी क्या बोलेंगे V1, क्योंकि ये वर्ब जो है ये भी S1 से रिलेटेड है, ठीक है, समझ गया मेरी बात। तो हियर इज द मैन whom I think has committed, सॉरी सॉरी सॉरी, एक छोटी सी मिस्टेक देखो,
एक वर्ब यहाँ पर भी तो है, इसको हमने स्किप कर दिया। देखो इज, ये क्या है आपका, हियर इज द मैन, ये जो इज है इस मैन के लिए लगा हुआ है ना, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ब वन। ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट वन, और क्योंकि ये वर्ब इसका है तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ब वन। हुम आई थिंक, अब ये जो है आई क्या है, सब्जेक्ट टू, और थिंक क्या है, वर्ब टू। लेकिन ये जो हैज है और ये जो कमिटेड है, इसके लिए सब्जेक्ट कौन सा है, देखो इस वाले वर्ब के लिए तो ये सब्जेक्ट है, इस वाले वर्ब के लिए सब्जेक्ट है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों के लिए कौन सा सब्जेक्ट है, तो आप कहोगे सर सब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, इस हुम को हटाकर अगर मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पर हु लिख दो, तो हु सब्जेक्ट का काम कर देगा ना, क्योंकि मैंने आपको बताया हु जो होता है ये एज अ सब्जेक्ट वर्क करता है। ठीक है, और हुम जो होता है आपको मैंने क्या बताया, ये एज एन ऑब्जेक्ट वर्क करता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई इन दोनों के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए आपको, तो एक ही तरीका कि आप क्या करो, इस हुम की जगह पर क्या लगा दो, हु लगा दो, बस सिंपल। हियर इज द मैन हु आई थिंक हैज कमिटेड द क्राइम, क्योंकि देखो ये वाला वर्ब इसके लिए, ये वाला वर्ब इसके लिए, तो ये दोनों किसके लिए, इन दोनों के लिए, ये वाला सब्जेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। ही टुक हिज यंगर सिस्टर विद हिमसेल्फ, देखो हिमसेल्फ तो आएगा ही नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव तब आता है ना जब काम का प्रभाव सब्जेक्ट के ऊपर पड़े। देखो यहाँ पर टुक, ये काम हुआ है ले जाने का, ले जाने वाला कौन, ये, लेकिन खुद को तो नहीं लेके गया ना भाई। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब लगाते हैं, जब काम भी खुद करो और हो भी खुद पर, लेकिन वो लेके गया, ही लेके गया, लेकिन लेके तो किसी और को गया है ना, यानी कि काम इसने खुद पे तो नहीं किया ना, तो सब्जेक्ट अलग है और ऑब्जेक्ट अलग है, तो रिफ्लेक्सिव की तो जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पर सिंपली क्या कर देंगे, हिम। ठीक है, तो ही टुक हिज यंगर सिस्टर विद हिम, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक अलग है और सब्जेक्ट एक अलग पर्सन है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव की आवश्यकता नहीं है, सिंपली क्या बोलेंगे, ही टुक हिज यंगर सिस्टर विद हिम, कि वो अपनी छोटी बहन को अपने साथ ले गए। द कंपनी हैज अपॉइंटेड कंसल्टेंट टू हेल्प देम, कंपनी ने क्या अपॉइंट किया, कंसल्टेंट को अपॉइंट किया, क्या करने के लिए, टू हेल्प देम, किनकी मदद करने के लिए, कंपनी ने अपनी मदद करने के लिए अपॉइंट किया है ना, कंपनी ने अपनी मदद करने के लिए। और आपको पता है कंपनी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, कंपनी क्या है, कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन को अपन क्या कंसीडर करते हैं, सिंगुलर कंसीडर करते हैं ना, तो द कंपनी हैज, क्योंकि कंपनी तो एक ही है ना, द कंपनी हैज अपॉइंटेड कंसल्टेंट टू हेल्प देम, नहीं टू हेल्प इट, ध्यान रखना कंपनी क्या है, सिंगुलर है ना, तो हेल्प इट ना कि हेल्प देम। देम कब लगाते हैं, जब प्लूरल की बात होती है। द कंपनी हैज अपॉइंटेड कंसल्टेंट टू हेल्प इट इंक्रीज इट्स, देखो यहाँ पर भी इट्स है ना, बिल्कुल ठीक है, इट्स रेवेन्यू एंड इंप्रूव इट्स, देखो यहाँ पर भी इट्स है ना, फाइनेंशियल पोजीशन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर है, इसको हम इट बोल सकते हैं, कंपनी को इट बोल सकते हैं, तो इसलिए आगे क्या लगा रखा है, इट, और यहाँ पर क्या लगा रखा है, इट्स फॉर इट्स। ठीक है, इवन दोज विच हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, मतलब यहां तक कि वो लोग भी जिनको कोई प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब, उन्होंने भी इस जॉब के लिए अप्लाई किया है। अच्छा मुझे बताओ, वर्क एक्सपीरियंस किसको नहीं है, इंसानों को नहीं है, जानवरों को नहीं है, या किसी वस्तु को नहीं है, तो आप कहोगे सर ये तो पढ़ के ही पता लग रहा है कि बात तो इंसान की हो रही है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इंसानों के लिए कभी भी विच नहीं लगाते, जो रिफ्लेक्सिव कह रहा हूं, जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, क्योंकि यहाँ पर जो दोज है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, इवन दोज, यहां तक कि वो, तो वो कौन है, वो यानी कि लोग है ना, इवन दोज डैश हैव नो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, यहां तक कि वो जिनको प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो मतलब कौन, वो मतलब लोग है ना, इंसान है ना, तो इंसान के लिए अपन विच नहीं लगाते, इंसान के लिए अपन क्या लगाते हैं, हु लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या, सॉरी यहाँ पर आएगा ना, इसको काट देते हैं, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, हु, इवन दोज हु हैव नो वर्क एक्सपीरियंस, प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब। अगला, ही टॉक्ड ऑन फोन फॉर आवर्स, वो घंटों तक फोन पे बात करता रहा। हु रियली इरिटेटेड, जिसने रियली इरिटेट कर दिया। अब मुझे बताओ इरिटेट किसने किया है, हु रियली इरिटेटेड हिज पेरेंट्स अ लॉट, वो घंटों तक फोन पे बात करता रहा जिसने उसके पेरेंट्स को इरिटेट कर दिया। तो आपसे मैं पूछूं कि इरिटेट किस चीज ने किया, तो आप कहोगे सर इरिटेट तो किसने किया, उसका जो फोन पे बात करने का प्रोसेस है उसने इरिटेट किया। तो बात तो यहाँ पर ओवरऑल प्रोसेस की हो रही है ना, कि भाई इरिटेट किसने किया, जिसने इरिटेट कर दिया, तो जिसने मतलब किसने, उसका जो फोन पे बात करने का प्रोसेस है उसने इरिटेट कर दिया, तो यानी कि एक प्रोसेस की बात हो रही है। तो प्रोसेस यानी कि एक निर्जीव चीज में आप काउंट कर सकते हो, एक थिंग में काउंट कर सकते हो, इंसान तो नहीं है ना, तो ऐसे में हु नहीं आता, हु तो इंसान के लिए आता है ना, लेकिन यहाँ पर इरिटेट इंसान ने नहीं किया, उसका जो फोन पे बात करना है उसने इरिटेट किया। तो मैंने बताया था थिंग के लिए या एनिमल के लिए हम क्या लगाते हैं, विच लगाते हैं। ठीक है, तो ही टॉक्ड ऑन फोन फॉर आवर्स विच रियली इरिटेटेड, तो विच क्यों आ रहा है आपको पता लग गया, क्योंकि इरिटेट किसने किया, फोन पे बात करने का जो प्रोसीजर है या जो प्रोसेस है, प्रोसीजर नहीं सॉरी प्रोसेस जो है। ठीक है, अगला, वी मस्ट सप्लीमेंट आवर डाइट विद वाइटामिन्स एंड मिनरल्स इन ऑर्डर टू कीप वन सेल्फ, देखो वन सेल्फ कब लगाते, जब सब्जेक्ट होता है वन, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वी है ना, तो वी का जो रिफ्लेक्सिव बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है आर सेल्फ्स, क्या बनता है, आर सेल्फ्स। ठीक है, तो यहाँ पर आर सेल्फ्स आ जाएगा कि वी मस्ट सप्लीमेंट आवर डाइट विद वाइटामिन्स एंड मिनरल्स इन ऑर्डर टू कीप आर सेल्फ्स फिट। मिसेस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर, मिसेस प्रताप एक अच्छी टीचर होने के नाते इज सेलेक्टेड,
उनको सेलेक्ट किया। देखो यहाँ पर शी एक अलग सब्जेक्ट हो जाएगा, अगर आप यहाँ पर शी लगा रहे हो तो ये तो एक अलग सब्जेक्ट अलग सेंटेंस बन गया कि शी इज सेलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बचा ना फिर भाई। जब मैंने पहले से ही अपने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया कि सब्जेक्ट कौन है, मिसिस प्रताप, तो मिसिस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर, एक अच्छी टीचर होने के नाते उनको सेलेक्ट किया गया, तो यहाँ पर अलग से एक सब्जेक्ट की आवश्यकता है क्या हमें? तो आप कहोगे सर बिल्कुल भी नहीं है, तो यही गलती है यहाँ पर कि मिसिस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर इज सेलेक्टेड, क्योंकि पहले से हमने इंट्रोड्यूस कर दिया ना कि ये सब्जेक्ट है, तो आगे शी लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है हमें कि मिसिस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर इज सेलेक्टेड फॉर द, क्योंकि शी लगाने का मतलब एक नए सेंटेंस का आपने स्ट्रक्चर कर दिया, बिल्कुल गलत हो जाएगा फिर तो, इसका कोई सेंस ही नहीं बचेगा, इसका कोई मतलब ही नहीं बचेगा फिर तो, ये तो सिंपल एक सेंटेंस बन जाएगा, शी इज सिलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड, तो फिर इसका क्या मतलब बचा? तो आप ऐसे में क्या करोगे, यहाँ पर शी नहीं लगाओगे, ठीक है। तो मिसेस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर इज सिलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड। अगला, इट वॉज इन 2006 दैट वी फर्स्ट फ्लाई। देखो ये जो दैट लगा है ये क्या कर रहा है, इसको कनेक्ट कर रहा है इस वाले से, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन है, तो आपको पता है यहाँ पर टाइम की बात हो रही है, तो टाइम को कनेक्ट करने के लिए दैट नहीं लगाते, टाइम को कनेक्ट करने के लिए आपको अच्छे से पता है क्या लगाते हैं, व्हेन लगाते हैं कि इट वॉज इन 2006 दैट वी फर्स्ट फ्लाई, नहीं व्हेन वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट्स, कि ये 2006 की बात है, जब बोलोगे ना कि 2006 की बात है जब हम पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स गए थे, तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, व्हेन लगाओगे, यहाँ पर आप दैट नहीं लगाओगे, ठीक है। मैनी अ स्टूडेंट, आपको याद होगा मैंने बताया था मैनी अ के बाद जो नाउन लगाते हो वो क्या लगाते हो, सिंगुलर, तो चलो सिंगुलर है, और इसके आगे बता चुका हूं मैं ये कि मैनी अ के बाद जो भी नाउन आएगा वो क्या आएगा, सिंगुलर, और इसके बाद में जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगा या वर्ब आएगा या प्रीपोजिशन आएगा, एडजेक्टिव आएगा, वो सब भी क्या रहेगा, सिंगुलर। तो देखो यहाँ पर गलती पता लग गई आपको, यहाँ पर हैव नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, हैज आएगा। मैनी अ स्टूडेंट हैज पास्ड द आईआईटी एग्जामिनेशन, इट वॉज मी, अभी मैंने बताया था जब इट दिख जाए और इट के बाद क्या दिख जाए, इज या वॉज, और इसके बाद अगर दोबारा से एक प्रोनाउन दिख जाए तो ये प्रोनाउन किस में रहेगा, नॉमिनेटिव केस में रहेगा, तो इट वॉज मी नहीं, क्या होगा, इट वॉज आई हु वॉज रिस्पॉन्सिबल। अब देखो ये हु क्या कर रहा है, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, भी मैंने बताया था पीछे भी, तो यहाँ पर आई के साथ तो वॉज ही आता है ना, तो ये बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर मी की जगह पर क्या आएगा, आई आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आई वंडर, मैं मतलब कभी भी सोचता हूँ, आई वंडर, मैं सरप्राइज होता हूँ, वाई आर यू टिंकरिंग विद द वायर, टिंकर का मतलब क्या होता है, बिना जानकारी के रिपेयरिंग करने लग जाना है, बिना जानकारी के किसी चीज से छेड़छाड़ करने लग जाना। तो आई वंडर वाई आर यू टिंकरिंग विद द वायर, यू माइट गेट अ शॉक, कि मैं हैरान हूं कि तुम तार से छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो। तो आप एक बात बताओ, क्या मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता तो मैं डायरेक्ट क्या बोलता, वाई आर यू टिंकरिंग विद द वायर, कि तुम तार से छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो, लेकिन मैंने डायरेक्ट ये तो नहीं बोला ना वाई आर यू टिंकरिंग, मैंने क्या बोला, आई वंडर, कि मैं हैरान हूं कि तुम तार से छेड़छाड़ क्यों करते हो। तो मैं तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, मैं बेसिकली तुमको बता रहा हूं कि भाई मैं हैरान हूं कि तुम क्यों करते हो। तो जब भी आपको दिख जाए ना कि आई वंडर, शी वंडर्स या ही वंडर्स ऐसा करके कुछ दे रखा है, बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछ रखा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो इंटेरोगेटिव की फॉर्म आपको दे रखी है कि डब्ल्यू एच पहले है, फिर इज एम आर है, फिर सब्जेक्ट है, तो आपको क्या करना होता है, इसको सही कर देना होता है, इसको असर्टिव बना देना होता है कि आई वंडर, मैं हैरान हूं, वाई यू आर टिंकरिंग विद द वायर, कि तुम तार से छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर प्रश्न नहीं है, ये वाई क्या कर रहा है, बेसिकली कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है कि मैं हैरान हूं किस बात को लेकर कि तुम तार से छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो। तो मैंने तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, क्योंकि इसका कोई जवाब थोड़ी दोगे तुम मुझे। अगर मैं किसी को बोलूं आई वंडर वाई यू आर टिंकरिंग विद द वायर, मैं तो हैरान हूं कि तुम तार से छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो, तो सामने वाले से मैंने पूछा थोड़ी कि क्यों कर रहे हो, अगर पूछता तो मैं डायरेक्ट क्या बोलता, डायरेक्ट मैं बोलता कि वाई आर यू टिंकरिंग विद द वायर, फिर उधर से मुझे जवाब मिलता है ना, उधर से मुझे आंसर मिलता। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या बोला, आई वंडर, इसका मतलब मैं सवाल नहीं पूछ रहा, मैं तो हैरान हूं, तो यानी कि वाई जो है ना ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। तो अगर क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा तो क्वेश्चन की फॉर्म तो आएगी नहीं, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले है, सब्जेक्ट बाद में, तो आप बेसिकली यहाँ पर क्या करोगे, सब्जेक्ट को पहले कर दोगे और हेल्पिंग वर्ब को बाद में। तो यहाँ पर क्या करोगे, आई वंडर वाई यू आर टिंकरिंग विद द वायर, ठीक है। जॉन, आई एंड हरी, आपको मैंने बताया था जब एक सेंटेंस के अंदर अलग अलग प्रोनाउन को हम यूज करते हैं, और अगर उस सेंटेंस के अंदर गुड सेंस की बात हो रही हो, अच्छे सेंस की बात हो रही हो, तो हम वहां पर क्या फॉलो करते हैं, 2 3 1, यानी कि पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। और अगर बैड सेंस की बात हो रही हो तो ऐसे में क्या करते हैं, पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। आप मुझे बताओ, जॉन क्या है, थर्ड पर्सन, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, और हरी क्या है, थर्ड पर्सन। हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज, हमने अपनी पढ़ाई खत्म कर ली है, यानी कि गुड सेंस की बात हो रही है, तो आपको पता है गुड सेंस में क्या लगाते हैं, पहले 2 फिर 3 फिर 1, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है ना, तो फिर भी क्या होना चाहिए, 3 1 तो होना चाहिए ना। तो चलो पहले 3 है, लेकिन ये 3 वाला लास्ट में चला गया, अब आपको करना क्या है, 3 को पहले लेके आना है, क्योंकि 3 वाला पहले होना चाहिए। अभी दोनों ही 3 है, तो दोनों के दोनों जो 3 है वो आई से यानी कि आई से पहले होने चाहिए। अब या तो आप ऐसे लिख दो, जॉन, हरी एंड आई, क्योंकि आपको दोनों थर्ड पर्सन को
फर्स्ट पर्सन से पहले रखना है, या फिर आप हरी, जॉन एंड आई कर दो, बात तो एक ही है ना, ठीक है। दोनों थर्ड वाले आपको क्या करना है, आई से पहले करना है। अब इन दोनों थर्ड में से कोई पहले कोई बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बता रखा मैंने आपको ये। वॉज इट मी, देखो ये वही तो है कॉन्सेप्ट। अभी मैंने क्या बताया था, जब इट के साथ आपको क्या दिखता है, वॉज दिखता है या इज दिखता है, तो उसके आगे जो आपका प्रोनाउन होता है वो भी किस में होता है, नॉमिनेटिव केस में। अभी मैंने 2 क्वेश्चन इसके पढ़ाए ना, तो वही तो है, बस यहाँ पर क्या किया, इनको पलट दिया है, वॉज इसको पहले कर दिया और इट को बाद में कर दिया है, इंटेरोगेटिव की फॉर्म में कर दिया है। तो वॉज इट मी, वॉज इट मी नहीं, क्या होगा, वॉज इट आई, ठीक है, क्योंकि इट वॉज तो है ना, तो आगे जो प्रोनाउन आएगा वो किसमें आएगा, नॉमिनेटिव केस में। तो वॉज इट आई हु हैड टू फेस द म्यूजिक। अब जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताओ, ये जो फेस द म्यूजिक है ये एक इडियम होता है, जल्दी से बताओ कमेंट करके कि फेस द म्यूजिक जो इडियम है इसकी क्या मीनिंग होती है, ठीक है। अगला, द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट्स एंड स्टे अवे फ्रॉम द ट्रैक। आपको मैंने बताया था कि जब आप एक सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन को यूज, रिलेटिव प्रोनाउन कह रहा हूं, कलेक्टिव नाउन को यूज करते हो, कलेक्टिव नाउन जैसे कि ऑडियंस, ज्यूरी, है ना, गैंग, जब आप यूज करते हो और अगर सेंटेंस को पढ़कर ऐसा लगे कि उसमें सहमति की बात हो रही है, यूनानिमिटी की बात हो रही है, अग्रीमेंट की बात हो रही है, या पूरे को एक यूनिट की बात, मतलब पूरे को मिलाकर एक यूनिट की बात हो रही है, तो ऐसे में वो जो कलेक्टिव नाउन है उसको हम सिंगुलर मान लेते हैं, ठीक है। और उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी सिंगुलर आता है, जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आता है, प्रोनाउन भी सिंगुलर आता है। लेकिन अगर आपको लगे कि भाई सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन है और सेंटेंस में डिवीजन की बात हो रही है, फूट की बात हो रही है, मतभेद की बात हो रही है, अलग अलग होने की बात हो रही है, या फिर सेपरेट इंडिविजुअल की बात हो रही है, तो ऐसे केस में क्या होता है, वो जो कलेक्टिव नाउन है उसको आप क्या मानते हो, प्लूरल, ठीक है। और ऐसे केस में जो हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वो सब भी क्या आता है, प्लूरल। द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड, अब यहाँ पर देखो ऑडियंस कलेक्टिव नाउन है और यहाँ पर मैंने आर लगा रखा है, यानी कि प्लूरल, इसका मतलब यहाँ पर मैंने ऑडियंस को प्लूरल माना है। तो पहले आगे पढ़ लो कि ऑडियंस को प्लूरल मानना सही है या गलत है, एक बार आगे पढ़ लो कि क्या कहना चाह रहा है। द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट्स, ऑडियंस से रिक्वेस्ट करी जाती है कि वो लोग अपनी सीट पे बैठ जाएं। अब आप मुझे बताओ, ऑडियंस कलेक्टिव नाउन है, लेकिन जब बात सीट पे बैठने की है तो सीट पे तो सब अलग अलग बैठेंगे ना, यानी कि बात तो यहाँ पर इंडिविजुअल की कर दी ना, कलेक्टिव नाउन है, सबको मिलाकर एक बन रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ पर बैठने की बात कर रहा हूँ सीट पे, तो सब अपनी सेपरेट सेपरेट सीट लेंगे ना, यानी कि यहाँ पर सेपरेट इंडिविजुअल की बात हो गई, अलग अलग की बात हो गई। तो ऐसे में जो कलेक्टिव नाउन है उसको आप क्या मानोगे, प्लूरल। तो यानी कि यहाँ पर जो आर था ये बिल्कुल ठीक था, और इसका मतलब जो बाकी चीजें हैं वो भी प्लूरल होनी चाहिए, तो यहाँ पर इट्स नहीं आएगा, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा देयर, ठीक है। द ऑडियंस आर रिक्वेस्टेड टू बी इन देयर सीट्स एंड स्टे अवे फ्रॉम द ट्रैक, ठीक है। द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लाइंग ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली इज मोर देन, देखो यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है ना, मोर देन के बाद क्या लिखा, ऑन द रोड्स ऑफ बैंगलोर, ऑन द रोड्स ऑफ बैंगलोर। द नंबर ऑफ व्हीकल्स, देखो यहाँ पर कंपेयर किसको कर रहे हैं, व्हीकल्स को, व्हीकल्स को कर रहे हैं ना, कि भाई जो दिल्ली की सड़कों पर जो व्हीकल्स हैं इस उनका जो नंबर है, उनकी जो संख्या है, इज मोर देन ऑन द रोड्स ऑफ बैंगलोर, उससे ज्यादा है जो कि बैंगलोर की सड़कों पर है। तो बैंगलोर की सड़कों पर क्या है भाई, कंपेयर तो आप इससे करो ना, देन ऑन द रोड्स ऑफ बैंगलोर, तो जो कि है बैंगलोर की सड़कों पर, देखो देन ऑन द रोड्स ऑफ बैंगलोर, जो कि है बैंगलोर की सड़कों पर, तो जो कि क्या भाई, आप व्हीकल को कंपेयर करो तो व्हीकल से तो करोगे ना। तो मैंने क्या बताया था ऐसे केस में कि जब यहाँ पर प्लूरल होता है तो देन के बाद क्या लगाते हैं, देन के बाद क्या लगाते हैं, दोज। अब क्योंकि यहाँ पर ऑन है तो देखो ऑलरेडी यहाँ पर ऑन लिखा हुआ है, तो आप क्या कर दोगे, पूरा लिख दोगे, देन दोज ऑन द रोड्स ऑफ बैंगलोर, क्योंकि दोज लगने का मतलब क्लियर होगा कि जो दोज है ना ये व्हीकल्स के लिए लगा हुआ है। तो द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लाइंग ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली इज मोर देन दोज ऑन द रोड्स ऑफ बैंगलोर, क्योंकि दोज नहीं लगाते तो सीधा क्या बोलते हैं, ऑन द रोड्स ऑफ बैंगलोर। तो ऑन द रोड्स ऑफ बैंगलोर जो कि बैंगलोर की सड़कों पर है, तो बैंगलोर की सड़कों पर क्या है बताना तो पड़ेगा ना आपको कि व्हीकल है, तो व्हीकल के लिए आप व्हीकल ना लिखकर यहाँ पर क्या बताया था मैंने, अगर प्लूरल हो तो देन के बाद क्या लिख देते हैं, दोज, और वो वाली प्रीपोजिशन लिख दो जो कि ऊपर दे रखी है। तो यहाँ पर क्या दे रखी है, ऑन, तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको ऑन दे रखा है, तो यहाँ पर दोज लगाना है आपको बस। द नंबर ऑफ व्हीकल्स प्लाइंग ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली इज मोर देन दोज ऑन द रोड्स ऑफ बैंगलोर। लास्ट समर आई वेंट टू शिमला, मैं शिमला गया था, एंड एंजॉयड वेरी मच। मैंने क्या बताया था, जब एंजॉय एक वर्ब का काम करे और अगर इसके डायरेक्ट बाद एक नाउन ना हो तो फिर हमेशा यहाँ पर क्या लगाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। बताया था ना, अगर आपको याद हो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाला टॉपिक, कि अगर एंजॉय एक वर्ब का काम करे और अगर इसके डायरेक्ट बाद एक नाउन ना हो तो वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, रिफ्लेक्सिव लगाते हैं ना। तो यहाँ पर देखो एंजॉय के बाद तो नाउन नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, रिफ्लेक्सिव आना चाहिए। सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड एंजॉयड माई सेल्फ, यहाँ पर क्या लगा तो माई सेल्फ। लेकिन अगर एंजॉय के बाद नाउन आता तो फिर ऐसे में अपन रिफ्लेक्सिव नहीं लगाते। जैसे अगर मैं सीधा बोलूँ ना, आई एंजॉयड द पार्टी, देखो एंजॉय के बाद डायरेक्ट नाउन आ रहा है ना, पार्टी नाउन है ना, तो एंजॉय के बाद डायरेक्ट अगर नाउन है
तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ठीक है, आई एंजॉयड द पार्टी, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर नाउन नहीं है तो यहाँ पर क्या लगाना है, रिफ्लेक्सिव की। लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड एंजॉयड माई सेल्फ वेरी मच। इफ आई वर हिम, देखो अभी मैंने क्या बताया था, इफ आई वर हिम आई वुड टीच हिम अ लेसन। इफ आई वर, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, आई वर। अब मैंने क्या बताया यहाँ पर, अगर यहाँ पर एक प्रोनाउन हो, जैसे अभी मैंने आपको इट वाला बताया था, याद है आपको कि इट के साथ क्या हो, इज या वॉज, और अगर इसके बाद फिर एक प्रोनाउन हो तो वो प्रोनाउन किस में होता है, नॉमिनेटिव केस में। इसके 3 क्वेश्चन पढ़ा है। तो इट बेसिकली है क्या, प्रोनाउन ही तो है। तो वही स्ट्रक्चर देखो यहाँ फॉलो हो रहा है। देखो एक प्रोनाउन है, ये आई एक प्रोनाउन है, नॉमिनेट, ये भी इट भी नॉमिनेटिव केस, आई भी नॉमिनेटिव केस। उसके बाद देखो इज या वॉज, लेकिन यहाँ पर वर। अब यहाँ पर वर क्यों आ रहा है, आप कहोगे यहाँ पर वर क्यों आ रहा है, आई के साथ तो वॉज आना चाहिए। तो मैं आपसे कहूंगा कि इसके लिए जो मैंने स्पेशल वीडियो डाली ना 50 रूल्स वाली, एक बार आप उसको देखना। ये बेसिकली क्या है, ये एक इमेजिनरी सेंटेंस है। इमेजिनरी सेंटेंस के अंदर क्या होता है, देखो इफ से बन रहा है ना, इफ आई वर हिम। इमेजिनरी सेंटेंस में हमेशा यहाँ पर वर लगाते हैं, नो मैटर कि यहाँ पर कोई सा भी सब्जेक्ट हो, फर्क नहीं पड़ता उससे, यहाँ पर हमेशा वर आता है। तो इफ आई वर हिम, बस करना क्या है आपको कि ये वाला जो आपका प्रोनाउन है, अगर ये नॉमिनेटिव केस में है तो ये भी किस में होगा, नॉमिनेटिव केस में। ये आपको याद रखना है कि इफ आई वर हिम नहीं, इफ आई वर ही। इफ आई वर ही आई वुड टीच हिम अ लेसन। ये आप कंडीशनल सेंटेंसेस वाला पार्ट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक, देखो वन ऑफ, अभी मैंने क्या बताया था, वन ऑफ द, वन ऑफ दीज, वन ऑफ दोज, वन ऑफ देम के बाद जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी वन ऑफ देम है तो चलो ठीक है, प्लूरल है क्योंकि ये अपने आप में प्लूरल होता है। लेकिन आगे जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा या वर्ब आएगा, प्रोनाउन आएगा, वो सब सिंगुलर आना चाहिए। तो वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक देयर पासपोर्ट, देखो गलती कर दी, यहाँ पर प्लूरल है, यहाँ पर सिंगुलर लगाने के लिए क्या करोगे, हिज पासपोर्ट। हिज क्यों, क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है। तो वन ऑफ देम फॉरगॉट टू टेक हिज पासपोर्ट एंड फाउंड हिमसेल्फ, देखो सिंगुलर है ना यहाँ पर भी, हिमसेल्फ इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। मिस्टर शर्मा, जो मिस्टर शर्मा है, आवर रिप्रेजेंटेटिव, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, ही विल अटेंड, देखो अगर आप इसको सेंटेंस देखो इस वाले को, ही विल अटेंड द मीटिंग ऑन आवर बिहाफ, वो हमारे बिहाफ मीटिंग अटेंड करेंगे। तो फिर इसका फायदा क्या हुआ लगाने का, जब आपने यहाँ पर अलग से एक सब्जेक्ट दे दिया तो इसका तो कोई फायदा ही नहीं हुआ ना। मैं आपसे कहता हूं कि सब्जेक्ट ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है कि जो मिस्टर शर्मा है वही असल में हमारे कौन है, रिप्रेजेंटेटिव है, विल अटेंड द मीटिंग, तो मीटिंग अटेंड तो वही करेंगे ना, कोई अलग व्यक्ति थोड़ी है। तो आपको ही नहीं लगाना यहाँ पर, सिंपल बन गया ना, मिस्टर शर्मा अवर रिप्रेजेंटेटिव, जो कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, विल अटेंड द मीटिंग, क्योंकि मीटिंग अटेंड तो यही करेंगे ना। अगर ही लगा रहे हो तो ही तो एक अलग सब्जेक्ट बन जाएगा जो कि हमको चाहिए ही नहीं, क्योंकि अटेंड करने वाले कौन है, मिस्टर शर्मा है। ही लगाने का मतलब तो पूरा एक नया सेंटेंस ही बन गया, ये फिर इसका कोई यूज ही नहीं बचा। समझ रहे हो ना बात को। तो क्या बन जाएगा, मिस्टर शर्मा आवर रिप्रेजेंटेटिव विल अटेंड द मीटिंग। अगला, इट इज डिफिकल्ट टू से हु इज द बेटर, देखो यहाँ पर बात हो रही है चॉइस की। तो मैंने बताया था जब बात चॉइस की होती है तो वहां पर हु नहीं लगाते, वहां पर क्या लगाते हैं, विच लगाते हैं, क्योंकि विच हमेशा लगाते हैं जब बात चॉइस की हो। विच का मतलब कौन सा। तो इट इज डिफिकल्ट टू से विच इज द बेटर ऑफ द टू प्लेयर्स, ठीक है। तो जब भी आपको लगे कि भाई चॉइस की बात हो रही है, ठीक है, तो ऐसे में हमेशा हु ना लगाकर आप क्या लगाते हो, विच लगाते हो। मैनी वीमेन रिकनसाइल टू द डिमांड्स, मैंने क्या बताया था, रिकनसाइल का क्या मतलब होता है, स्वीकार कर लेना, स्वीकार कर लेना, लेकिन कैसे, बेमन से, मतलब मन तो होता नहीं है लेकिन फिर भी स्वीकार कर लेना। तो ऐसे में मैंने क्या बताया था, हमेशा रिकनसाइल के, और रिकनसाइल की दूसरी मीनिंग भी होती है, मेल मिलाप करना, मेल मिलाप करना है, सुलह करना, है ना। तो मैंने क्या बताया था, अगर रिकनसाइल की मीनिंग ये जाए तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव आपको नहीं चाहिए, नो रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगता, बता रखा है मैंने। लेकिन अगर रिकनसाइल की मीनिंग ये वाली हो तो ऐसे में हमेशा उसके बाद क्या लगाता है, रिफ्लेक्सिव, मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगना क्या होता है, कंपलसरी होता है। यहां पर नहीं लगेगा लेकिन यहां पर लगेगा। अब आप इसकी मीनिंग बताओ क्या जा रही है, मैनी वीमेन रिकनसाइल टू द डिमांड्स ऑफ देयर इन लॉज, कई सारी जो महिलाएं हैं अपने जो इन लॉज हैं उनकी डिमांड्स को क्या कर लेती हैं, मेल मिलाप कर लेती है, नहीं, उनकी डिमांड्स को स्वीकार कर लेती हैं। मन नहीं होता फिर भी स्वीकार कर लेती, क्योंकि करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पर स्वीकार करने की बात हो रही है, तो यानी कि रिफ्लेक्सिव क्या है, कंपलसरी है। तो मैनी विमेन प्लूरल है ना, तो प्लूरल के लिए रिफ्लेक्सिव क्या आता है, देमसेल्व्स, ठीक है। तो मैनी विमेन रिकनसाइल देमसेल्फ टू द डिमांड्स ऑफ देयर इन लॉज, ठीक है। मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग, क्या मैं जान सकता हूं, मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूं, टू हु आई एम स्पीकिंग, देखो ये वाला जो वर्ब है वो इस वाले सब्जेक्ट का है, ठीक है, ये जो दोनों वर्ब है वो इस वाले सब्जेक्ट के हैं, समझ में आ रही है बात। तो यानी कि यहाँ पर जो हुआ आपको पता है सब्जेक्ट का काम करता है ना, और होम किसका काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। लेकिन आपको पता है आगे कोई वर्ब ही नहीं बचा, भाई ये दोनों वर्ब तो इसके हो गए, ये वाला वर्ब इसका हो गया, अब आगे कोई वर्ब बचा ही नहीं। तो जब आगे कोई वर्ब नहीं है तो यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट भी नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या लगा दो, ऑब्जेक्ट लगा दो। देखो कितना आसान है पहचानना, मे आई नो टू हुम आई एम स्पीकिंग, वैसे भी देखो आसान है, सेंस लगाओ
क्या मैं जान सकता हूं कि मैं किससे बात कर रहा हूं? तो बात मैं कर रहा हूं तो सब्जेक्ट तो मैं हुआ ना, लेकिन मैं जिससे बात कर रहा हूं वो ऑब्जेक्ट हुआ ना, तो इसलिए यहां पर क्या आ रहा है ऑब्जेक्टिव केस। तो मे आई नो टू हुम आई एम स्पीकिंग, ठीक है। ओइंग टू मी बीइंग अ न्यूकमर, अभी मैंने बताया था V1 प्लस आईएनजी जेरेंड का काम करे, तो जेरेंड से पहले ना तो सब्जेक्टिव केस लगाते और ना ही ऑब्जेक्टिव केस लगाते, हमेशा क्या लगाते हैं? पॉजेसिव केस लगाते हैं, ठीक है। तो देखो ड्यू टू मी जेरेंड है, जेरेंड से पहले क्या लगा रखा है? ऑब्जेक्टिव केस लगा रखा है, जो कि गलत है। यहां पर क्या आना चाहिए? माय, पॉजेसिव केस, ठीक है। ओइंग टू माय बीइंग अ न्यूकमर, मेरे न्यूकमर होने के कारण आई वाज अनेबल टू गेट अ गुड हाउस। अ गुड फ्रेंड ऑफ मी, अ गुड फ्रेंड ऑफ मी नहीं, देखो फ्रेंड ऑफ जब भी आपको दिखे ना अ गुड फ्रेंड ऑफ, तो यहाँ पर क्या आता है? माइन आता है। अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मी नहीं होता, फ्रेंड ऑफ माइन। अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन हैज बीन इन लंदन फॉर 20 ईयर्स, क्योंकि मेरे की बात हो रही है ना, अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, कि मेरे दोस्तों में से एक, तो बात तो मेरा मेरी मेरे की हो रही है ना, पोजेशन की बात हो रही है ना, तो पोजेशन के लिए क्या लगाते हैं? माइन लगाते हैं, ठीक है। अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। आई एंड राजू लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट समर, अब देखो मैंने क्या बताया था, जब अलग अलग दो सब्जेक्ट हो या दो नाउन हो या दो प्रोनाउन हो, तो ऐसे में आपको क्या करना होता है? नाउन तो बेसिकली सारे थर्ड पर्सन ही होते हैं, आपको करना क्या होता है? अगर एक नाउन हो और एक प्रोनाउन हो या दो अलग अलग प्रोनाउन हो, सेंटेंस में अगर गुड सेंस की बात हो तो मैंने क्या बताया था? 2 3 1, और अगर बैड सेंस हो तो 1 2 3। आई एंड राजू लेफ्ट फॉर दिल्ली लास्ट समर, अब यहाँ पर ऐसा कुछ बैड जैसी तो बात है ही नहीं, तो आप इसको गुड सेंस में मान के चल सकते हो। तो गुड सेंस का मतलब क्या होता है? 2 3 1। अब यहाँ पर देखो राजू क्या है? 3 है, और आई क्या है? 1 है, तो आपको पता है इसमें 2 नहीं है, अगर 2 नहीं भी है तो फिर भी 3 1 तो होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पर क्या है? 1 3 है, तो गलत है ना ये। तो सही करने के लिए क्या करोगे? राजू एंड आई, क्या करोगे? राजू एंड आई। छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना, ठीक है। माई हाउस इज फार्दर देन हर्स, कि जो मेरा घर है ना वो उसके घर से दूर है। माई हाउस इज फार्दर देन हर्स, आप कभी भी आपने देखा है ये जो हर है ये क्या है? ये जो हर है ये आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, सॉरी पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो क्या कभी भी पॉजेसिव एडजेक्टिव में अपोस्ट्रोफी एस लगते हुए देखा आपने? आपको क्या सर ये तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर आपको करना क्या है? यहाँ पर आपको या तो पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाना है या पॉजेसिव प्रोनाउन लगाना है, ठीक है। अगर आप पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाते हो हर, तो इसके बाद आपको एक नाउन अलग से लगाना पड़ेगा, क्योंकि नाउन कंपलसरी हो जाता है। तो माई हाउस इज फार्दर देन हर हाउस, या तो ये लगा दो पूरा, या तो मैं कहता हूँ दोनों की जगह आप क्या लगा सकते हो? हर प्लस नाउन क्या होता है? हर्ष होता है ना, तो ये वाला हर्ष आएगा। माई हाउस इज फार्दर देन हर्स, या फिर माई हाउस इज फार्दर देन हर हाउस। तो बस ये टोटल वीडियोस, ये टोटल 67 क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोनाउन के करा दी, जो कि अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको बार बार देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी कल अगली क्लास में मिलते हैं, कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे एडजेक्टिव। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है नाउन प्रोनाउन की, तो आप उसको अच्छे से देख लो। अभी मैं थोड़ा सा देखो बिजी चल रहा था अपनी ज्वाइनिंग को लेकर, और थोड़ा सा मैं कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ दिल्ली गया था, पहले दूसरे स्टेट, फिर अब मैं दूसरे स्टेट में आया हूँ, फिलहाल अभी मैं पटना में हूँ, बिहार में। तो अभी थोड़ा बिजी चल रहा था, लेकिन अब मैं ऑफिस से आने के बाद जितना भी मुझे टाइम मिलता है उसको मैं पूरा यूज़ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपका एग्जाम अच्छा हो, आप लोगों का सिलेक्शन जल्दी हो। तो अच्छी तरीके से आप पढ़ते रहो, जल्दी आपका सिलेक्शन हो, आपकी सरकारी नौकरी लगे, बहुत सारी खुशियाँ आपके घर में आए, ठीक है। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहो, जल्दी से एग्जाम निकालो, ठीक है। जय हिंद।